गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने छोटी क्लास में या पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। वह जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारे पास ऑप्टिक्स। हमारे पास अभी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वह विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित रहेगा। हमारे पास आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन। जैसे ही कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग है वह अपवर्तित हो जाता है। ये रहेगा इस टॉपिक का एक सारांश वाले में। यदि किसी कोई एक अंतरा पृष्ठ है, अंतरा पृष्ठ है, इसमें इसमें कोई प्रकाश या तरंग हमारे पास जो स्थिति रहेगी वो टोटल इस पर रहेगी, वेव पर। यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो इस वेव का यानी तरंग का कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग पारगमित यानी दूसरे माध्यम में चला जाता है। ये माध्यम नंबर एक, ये माध्यम नंबर दो। अब आपसे स्थिति देते हैं। यदि पहला पॉइंट है अंतरापृष्ठ दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर परिसीमा, दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर परिसीमा। अब दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर परिसीमा क्या होती है? यदि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, पारगम्यता परमिटिविटी म्यू हो और अपवर्तनांक इंडेक्स अपवर्तनांक एन ये हमारे पास हो। एक माध्यम के लिए ये है, दूसरे माध्यम की ये ली जाएगी एप्सिलॉन 2 म्यू 2 और एन 2। यह हमारे पास किसी माध्यम की विद्युतशीलता, पारगम्यता और अपवर्तनांक इस प्रकार हो। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश हमारे पास चार होते हैं। यदि हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय सदिश चार प्रकार के होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के चार सदिश होते हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र के दो होते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इसी का ही एक सदिश होता है डी डिस्प्लेसमेंट करंट। यह विद्युत क्षेत्र के दो सदिश होते हैं। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बी और एक होता है एच। यह चुंबकीय क्षेत्र के दो सदिश है। इन चारों सदिशों का इनके सापेक्ष प्रतिबंध ही परिसीमा प्रतिबंध कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के चार सदिश ईडी बी एच का इन दोनों के सापेक्ष परिसीमा का सापेक्ष प्रतिबंध ही परिसीमा प्रतिबंध कहलाता है। अब परिसीमा प्रतिबंध हमारे पास दो प्रकार से रह जाएंगे। जैसे पहला जो पॉइंट रह जाएगा वह रह जाएगा डी के लंबवत, डी के लंबवत परिसीमा प्रतिबंध। डी के लंबवत परिसीमा प्रतिबंध। डी के लंबवत परिसीमा प्रतिबंध के अकॉर्डिंग हम काम में लेते हैं मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। अब मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है वह हमारे पास होता है डेल डॉट डी डेल डॉट डी
एस इक्वल्स टू रो डॉट डीवी, यह हमारे पास मैक्सवेल का प्रथम समीकरण होता है। ये हमारे पास मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। यहाँ पे यदि इस समीकरण में हमारे पास डेल डॉट डी, ये वाले में, इस समीकरण को हम काम में ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। गाउस की डाइवर्जेंस, गाउस की डाइवर्जेंस गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से, यदि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय में डेल डॉट डी यह हमारे पास है, यहाँ पे है रो डीवी। अब हम अगर ये जो स्थिति है ये हमारे पास आयतन समाकलन के रेस्पेक्ट में है। अगर आयतन समाकलन में है तो हम एक आयतन का एक भाग लेते हैं। आयतन के भाग में बेलन, गोला, इस प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है। इस स्थिति में देखो, माना कि हम एक इस प्रकार का कोई एक बेलनाकार वस्तु लेते हैं जिसके एक पृष्ठ है S1, दूसरा पृष्ठ है S2 और तीसरा पृष्ठ है S3। ये हमारे पास एक पृष्ठ रह गया और ये एक दूसरा पृष्ठ है और ये बीच वाला तीसरा पृष्ठ है। माना जो तीसरा पृष्ठ है उसकी ऊंचाई है डेल एच, अल्प मानते हैं हमारे लिए। इस स्थिति में यदि हमें इसमें डेल डॉट डी डाइवर्जेंस प्रमेय काम में लेते हैं, डाइवर्जेंस प्रमेय वाले में, तो हमारे पास पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में, आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में इंटरचेंज करने के लिए हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय काम में लेते हैं। तो यह अगर इसमें डेल डॉट डी इसका समाकलन में अगर आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में करें तो ये रह जाएगा डी डॉट डी एस। कितना सा ये पृष्ठीय समाकलन को, आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में इंटरचेंज किया जा सकता है। यदि हमारे पास पृष्ठीय समाकलन के 3 भाग है S1, S2, S3, तो हमारे पास डी डॉट डी एस इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। जैसे पहला S1 वह रह जाएगा डी डॉट डी एस, एक रह जाएगा डी डॉट डी एस, ये रह जाएगा S2 के लिए, एक रह जाएगा डी डॉट डी एस, ये है S3 के लिए। ये हमारे पास 3 समाकलन स्थिति में रह जाएंगे क्योंकि 3 पृष्ठ है S1, S2, S3। अब हम ये मानते हैं कि जो ds है, ds 3 वाले में है, उसके अंदर जो ऊंचाई है डेल एच, उसको हम लगभग माध्यम 0 के बराबर मानते हैं। जो ऊंचाई है तीसरे पृष्ठ की ऊंचाई, यानी इस पृष्ठ का जो बेलनाकार है वह हम छोटा सा एक नगण्य मानते हैं कि इस बेलनाकार पृष्ठ है उसकी ऊंचाई है ही नहीं। ऊंचाई नहीं है तो ये स्थिति अपने आप ही घट जाएगी। जैसे तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी डी डॉट डी एस इक्वल टू रह जाएंगे S1 और एक रह जाएगा डी एस 2 वाले में। अगर इस समाकलन में मान रखा जाए तो हम जैसे समाकलन का मान रखेंगे तो रह जाएंगे डी डॉट डी एस इक्वल टू, यह है हमारे पास D1 डॉट N1, ये वाले में, तो N वाले में N1 के लिए यानी S है जो स्थिति हम वापस और लिखेंगे DS DS1 के लिए और S2 D2 N2 DS के लिए। यहां पर N1 व N2 है वह है अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ के अपवर्तनांक रह जाएंगे एकांक सदिश के रूप में, यानी एकांक मान रह जाएंगे, एकांक मान रह जाएंगे N1 और N2 दोनों पृष्ठों के लिए। ये स्थिति वाले में अगर हमारे पास पृष्ठ है यानी अंतरापृष्ठ है, जिसे हमारे पास जो अगली वाली वैल्यू थी वो थी हमारे पास जैसे डी डॉट डी एस, इसके इक्वल में हमारे पास बराबर था रो डी वी, यह हमारे पास था। यदि पृष्ठ आयतन में
यानी कि जो पृष्ठ था हमारे पास वह आयतन में ना होकर, क्योंकि अब आयतन नहीं हो सकता, दोनों पृष्ठ की जो ऊंचाइयां हैं वह हमारे पास एस टेंस टू क्या थी, जीरो। जीरो होने की स्थिति में, जीरो होने की स्थिति में यह है हमारे पास क्या रह जाएगा, पृष्ठीय आयतन घनत्व ना होकर यह रह जाएगा हमारे पास पृष्ठीय घनत्व। ये हमारे पास पृष्ठीय घनत्व रह जाएगा। अब पृष्ठीय घनत्व को रो के रूप में ना लिखकर हम लिखते हैं सिग्मा के रूप में, यानी पृष्ठीय घनत्व सरफेस डेंसिटी है वह हमारे पास सिग्मा के रूप में ना होकर रो के रूप में होगा, यानी कि रो के रूप में ना होकर सिग्मा के रूप में रहेगा। तो हम इस स्थिति को ऐसे लिख सकते हैं, डी वाली जो स्थिति है इसको लिख सकते हैं टी डॉट डी एस इक्वल टू रो, रो ना लिखेंगे हम सिग्मा डी एस, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एस। तो हमारे पास जो वैल्यू है रो डी एस में वो रह जाएगी सिग्मा डी एस इक्वल टू डी वन एन वन डी एस, एक रह जाएंगे डी टू एन टू डी एस। यह है हमारे पास समाकलन रूप में रह जाएंगे। पृष्ठीय समाकलन यानी कि ये जो है पृष्ठीय समाकलन या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये वाले में यह है असतत, असतत ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यूअस ये रहेगा, डिसकंटिन्यूअस यानी असतत, असतत रूप में रहेगा। तो सिग्मा बराबर इस स्थिति में जीरो रहेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू यहाँ जीरो हुई तो हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, यह ये दोनों वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, दोनों पृष्ठ क्या रह जाएंगे, दोनों पृष्ठ रह जाएंगे एक दूसरे के लंबवत, यानी कि पैरेलल वाली स्थिति में रह जाएंगे। पैरेलल वाली स्थिति में रहेंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी समाकलन के रूप में ना होकर ये स्थिति रह जाएगी डी वन एन वन, ये रह जाएंगे इसमें पैरेलल, ये है ये स्थिति रह जाएगी हमारे पास पैरेलल। अगले वाले में डी वन डी वन एंड टू ये पैरेलल रह जाएंगे डी एस के। मतलब अगर यह स्थिति पृष्ठीय समाकलन जीरो होने की स्थिति में ये एक दूसरे के लंबवत रह जाएंगे। अगर ये स्थिति में हुई तो ये स्थिति में रह जाएंगे सतत। तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वह रह जाएंगी सतत के लिए डी लंबवत रह जाएगा वन है वह डी टू के लंबवत रह जाएगा डी एस के सापेक्ष वाले में। तो हमारे पास दोनों स्थिति अगर सतत हुई तो हमारे पास लंबवत रहेंगी। ऐसे ही अगर हम लंबवत के लिए जो ये जो स्थिति थी ये हमारे पास थी लंबवत परपेंडिकुलर में, ऐसा का ऐसा हम पैरेलल रूप में लिखेंगे। तो पैरेलल रूप में रह जाएगा हमारे पास ई, जो घटक था ई वह का स्पर्शी घटक का परिसीमा प्रतिबंध, ई का स्पर्शी घटक का परिसीमा प्रतिबंध, यह हम काम में लेते हैं मैक्सवेल के तीसरे समीकरण से। मैक्सवेल का तीसरा समीकरण था हमारे पास डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ये हमारे पास समाकलन रूप में था दोनों वाले में। यदि इस स्थिति को हम दोनों में हमें जैसे एक परिसीमा प्रतिबंध निकालना वो भी एक पृष्ठ के लिए, तो हम इसमें एक स्थिति मानते हैं कि ये ds के रूप में और ये भी ds के रूप में, दोनों को ds से गुणा कर दिया गया। अब हमारे पास था एक स्टोक की करल प्रमेय, स्टोक की करल प्रमेय। अगर यह समाकलन ds के रूप में है तो हम ये मानते हैं कि एक पृष्ठ है आयताकार, यहाँ पे कोई यह है हमारे पास कोई पृष्ठ, यहाँ से कोई यह है माध्यम 1 नंबर,
यहाँ से कोई किरण E है, वह स्पर्शी घटक है E1 के लिए, और यह स्पर्शी घटक E2, दोनों समांतर है। समांतर होने वाली स्थिति में यह माध्यम 2 वाले में, माना कि इस पृष्ठ का भाग है A, ये भाग B, ये C और ये D, और इन दोनों बीच की ऊंचाई है, वो जो पूरी ऊंचाई है वो रह जाएगी डेल एच के बराबर, डेल एच के बराबर रह जाएगी। अब स्टोक्स की कर्ल फॉर्म में कहते हैं यदि कोई समाकलन क्रॉस के रूप में हो, यानी कि पृष्ठीय समाकलन के रूप में हो, तो पृष्ठीय समाकलन रेखीय समाकलन में, रेखीय समाकलन पृष्ठीय समाकलन में हो जाता है। बस चेंज इतना सा रह जाएगा, E डॉट डी एल पृष्ठीय समाकलन है, उसका कर्ल हटा दिया जाएगा, तो ये रेखीय समाकलन में इंटरचेंज हो जाएगा। अब हम पूरी स्थिति इसके रूप में निकालते हैं, तो हमारे पास रह जाएगी कि हमारे पास जो E डॉट डी एल है, E डॉट डी एल है, वह 4 भागों में रह जाएगा। जैसे A से B तक एक रह जाएगा, B से C तक एक रह जाएगा, C से D तक, और लास्ट वाला रह जाएगा E से वापिस A तक, यानी कि A से B E डॉट डी एल, B से C E डॉट डी एल, और C से D E डॉट डी एल, और D से वापिस A E डॉट डी एल, ये हमारे पास रह जाएंगे। इस परिसीमा प्रतिबंध में यदि मानते हैं, माना कि डेल एच था, उसकी वैल्यू माध्यम में 0 के बराबर रखी जाए, ये वाले 0 में, यदि पृष्ठीय समाकलन में A B C D, यहाँ पे अगर ये स्थिति, ये पूरी की पूरी स्थिति, यहाँ से ये स्थिति, ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल एच की क्रॉस की वैल्यू क्या होगी 0, 0 होने की स्थिति में ये वापस जुड़ जाएगा। तो अब देखो A से B और C से D, ये दो ही बचेंगे, A से B ये तो ये रह जाएगा, ये हो जाएंगे टेंस टू 0, और D से C ये वाला एक ये बचेगा, और ये टेंस टू हो जाएंगे 0 वाले में। दो स्थिति बची हमारे पास। इस स्थिति में E डॉट डी एल इक्वस टू A से B E डॉट डी एल प्लस C से D E डॉट डी एल, ये दोनों स्थिति बनी हमारे पास। इस स्थिति में आगे वाले में, क्योंकि हमारे पास E डॉट डी एल है, उसके बराबर में था माइनस डेल बी बाय डेल टी डॉट डी एस, ये वाले में। यहां से अगर कोई स्पर्शी घटक है, वह अगर 0 हो, माना स्पर्शी घटक में B, यानी कि हम स्पर्शी घटक निकाल रहे हैं A के लिए, उस स्थिति में B की वैल्यू अगर 0 हुई, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी बराबर 0 के रह जाएगी। तो हमारे पास जो दो वैल्यू है E डॉट डी एल 1 के लिए, और एक है हमारे पास माइनस का E2 डॉट डी एल, ये वाले में। एक जैसे हमारे पास ये दो वैल्यू थी, ये दो वैल्यू में एक 1 है एक 2 है, ये वैल्यू में अगर ये वैल्यू 0 हुई, तो ये दोनों क्या रह जाएंगे आपस में बराबर, दोनों बराबर रहेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के रह जाएंगे। इससे हमारे पास ये रह जाएगा कि E1 डॉट डी एल E2 डॉट डी एल, यहाँ पे ये जो घटक है वो घटक रह जाएंगे 1, यह E2 के समांतर है। लेकिन देखो E1 व E2 दोनों घटक समांतर है, लेकिन विपरीत दिशा में है। इस प्रकार हमारे पास दोनों घटक है, वह दोनों बराबर भी रह जाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारे पास आज की स्थिति रह जाएंगी। इसीलिए आपको एक नई चीज सुनाते हैं कि हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर
एक शिक्षक की काफ़ी होता है, एक शिक्षक की काफ़ी होता है विद्यार्थी के जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए। जय हिंद।